नमस्कार। मैं आपका सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में एक और समाज से संबंधित नए मुद्दे के साथ। मेरे इस YouTube चैनल से मुझे उम्मीद है आप जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े तो अब जुड़ जाइए। और मेरी आपसे प्रार्थना, मैं आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको भविष्य की दिशा मिलती है। और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं जिस पर ज़रा कम ही लोग हिम्मत करते हैं, कम ही लोग साहस करते हैं आज उस मुद्दे पर बोलने के लिए। अभी टेलीविज़न लगा रखा था तो एक चैनल के नीचे स्लाइड चल रही थी, मुकेश अंबानी की संपत्ति 73% बढ़ी इसी वर्ष। फोर्ब्स जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो सर्वे करती है, जो पूरा डेटा इकट्ठा करती है विश्व भर के अमीर लोगों के बारे में, देशों की अर्थशास्त्र के बारे में, वगैरह वगैरह। तो कहने को तो ये एक छोटी सी घटना है। अब व्यापारी हैं तो संपत्ति तो बढ़ेगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसी वर्ष जो 4% हमारी जीडीपी रह गई थी ना, वो 27% कम हुई और हम 23% पिछले वर्ष के मुकाबले हिंदुस्तान की जीडीपी घट गई। मोटे शब्दों में ये समझा जाए कि इस साल देश में जो उत्पादन हुए, जो वैल्यू एडिशन कच्चे माल में होता है, उसको फिनिश करके, उदाहरण के लिए अगर हम कच्चा माल आयरन ओर निकालते हैं तो आयरन ओर को जब हम इंगट्स में या उसमें से लोहा निकालते हैं या हम उसके दूसरे स्वरूप में उसको डालते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है, इससे ये जीडीपी में जुड़ता है। फिर उससे लोहे की चादर बनती है, रेलिंग बनती हैं, दूसरी चीज़ें बनती हैं, वहाँ वैल्यू एडिशन होता है, वो जीडीपी में जुड़ता है। उन्हीं वस्तुओं से जब हम कार बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं और दूसरी मशीनें बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, तो उसकी कीमत 100 गुना तक बढ़ जाती है। यहाँ वैल्यू एडिशन होता है। तो ये जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होता है, जहाँ जहाँ वस्तु की कीमत, चीज़ वही है जो ज़मीन के नीचे पड़ी थी, आयरन ओर, उसको निकाल के हमने हवाई जहाज में फिनिश कर दिया, उसको निकाल के हमने एक जीती जागती मशीन में हमने उसको फिनिश कर दिया, तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो जीडीपी इस तरह से बढ़ती है। तो इसमें गिरावट आई, यानी हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी नहीं हुआ। और ये तो एक हिस्सा है, सर्विस इंडस्ट्री है, टैक्स कम हो जाते हैं, जैसे आज सर्विस टैक्स हर चीज़ में लगता है, तो वो जीडीपी घटती है। सब मिला के ये हुआ नतीजा कि देश पहले के मुकाबले, पिछले वर्ष के मुकाबले पहली छमाही में, ये जो कोरोना इत्तेफाक से मार्च के बाद ही हुआ, तो मार्च तक के आंकड़े थोड़ा अलग है और मार्च के बाद के आंकड़े बिल्कुल अलग है। तो ये देश 23% गरीब हो गया। ये तो स्पष्ट हो गया बिल्कुल। मुझे लगता है आपकी समझ में भी ये बात आ गई होगी। और इसी कोरोना काल में क्या हुआ, मुझे कोई ईर्ष्या भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम ही नहीं है। मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है अंबानी साहब से, मुकेश अंबानी जी से। उनका अपना काम है, वो तो बढ़ता रहेगा। लेकिन 73% इस 6 महीने में, जहां देश के सारे उद्योग घाटे में हैं, तो अंबानी साहब की, मुकेश अंबानी की संपत्ति 73% बढ़ना, इस पर तो विचार होना चाहिए ना। मैं कहता हूं 73 नहीं, 173% बढ़े, लेकिन फिर देश की भी बढ़े, फिर दूसरे उद्योगपतियों की भी बढ़े, फिर हमारे शहर में जो काम कर रहे हैं, जो कपड़े की दुकान है, जो बड़े स्टोर्स हैं, जो छोटे स्टोर्स हैं, जो गली का दुकानदार है, उसकी भी तो बढ़े।
सबकी समान रूप से बढ़े तो देश प्रगति कर रहा है, बड़ा हेल्दी साइन है, अच्छी बात है। मगर पूरा देश और यहां के सारे व्यापारी, सारे सरकारी उद्योग, सारे सरकारी टैक्सेस, इसका आंकड़ा बहुत ही अलार्मिंग रूप से, बहुत ही खतरनाक रूप से नीचे जाए और एक घराने की संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़े तो विचार करना पड़ता है ना कि आखिर क्या कारण है कि एक ही घराने की संपत्तियां बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा फिर मैं आंख, कान, नाक, दिमाग सब खोल कर रखता हूं। आपको मालूम है, अब जो सबसे बड़ा काम है इस देश के अंदर, सबसे बड़ा टर्नओवर जिस चीज का है वो क्या है? रिटेल। आटा, दाल, चावल, दाल, साबुन, तेल, ये जो हमारी कंज्यूमर आइटम्स है, रोजमर्रा के खर्च करने की आइटम है, उसमें तेल भी आ गए, शरबत भी आ गए, शैम्पू भी आ गया। अब 10 किस्म के तो साबुन होते हैं हमारे बाथरूम में, होते हैं ना। ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। हाथ धोने का साबुन अलग है, एक छोटी सी डिटॉल की या दूसरी किसी कंपनी की एक और बॉटल होती है, उसको दबाते हैं तो उसमें से इतना सा तेल निकलता है, वो साबुन हमारा अलग है। नहाने का साबुन अलग है, सिर का शैम्पू अलग है कि नहीं है? कपड़े धोने का साबुन अलग है, कपड़े धोने का पाउडर अलग है, रसोई के अंदर बर्तन साफ करने का जो पाउडर है वो हमारा अलग है ना। तो ये कंज्यूमरिज्म है, हम सब इस षड्यंत्र में आ गए, हमारी आदत हो गई आज। तो ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें जिस स्टोर में बिकेंगी, ये गली गली के जिसके घर में थोड़ी सी जगह है, लोगों का काम था, अब इस काम में अंबानी साहब आ गए। मुकेश अंबानी अब रिटेल में आ गए। उन्होंने क्या किया? बड़ी साख है, जैसी नीतियां सरकार से चाहते हैं वैसी बनवा लेते हैं। अभी जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है, आपको पता ही होगा उसकी जड़ क्या है। उसकी जड़ यही है कि अब किसान से डायरेक्ट खरीदने का, और उसको खरीद के मंडी में भेजने के बजाय उसको गोदाम में रखने की अब इजाजत मिल गई है। गोदाम में रखने की कोई सीमा भी नहीं है। मेरी बात को अगर ना समझो, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। ऐसी लिमिट किसी के पास नहीं है, इतनी पूंजी किसी के पास नहीं है कि फसल पे माल आए और उसको संभाल के रखे। आदमी कहता है फसल आई, फटाफट बिके, 4 पैसे आए तो घर में जो बचे हुए काम है वो करूं, घर में शादी ब्याह की तैयारी करूं। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी अब इस खेल में कूद चुके हैं जो फसल आने पर मंडी में नहीं ले जाएंगे माल। जो मंडी समिति है वहां नहीं जाएंगे। ये कहां जाएंगे? मैंने पहले ही बताया था, ये जाएंगे अब गोडाउन में, स्टोर्स में और कोल्ड स्टोरेज में। जो माल खराब होने वाला है, जो 2-3 महीने कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए तो खराब ना हो। और ये कैपेसिटी आज किसके पास आ गई, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, बार बार समझाना चाहता हूं। मेरा मुकेश अंबानी से, अंबानी खानदान से मेरा कोई बैर नहीं, मेरी कोई तुलना नहीं है उनसे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो, और ना मैं व्यापार में हूं, मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन एक घराने का एकाधिकार ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये व्यापारियों के लिए भी अच्छा नहीं है। छोटा व्यापारी मर जाएगा। अभी छोटे व्यापारी को इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मंडी से माल जब आएगा ही नहीं, वो माल तो सीधा रिलायंस के पास जाएगा। कल को आपको थोक में भी खरीदना है तो आप रिलायंस से ही खरीदेंगे, क्योंकि रिलायंस लगातार इस काम में आ रहा है। और पिछले कुछ महीनों के अंदर ही रिलायंस ने सिर्फ रिटेल कारोबार की अपनी योजना, अभी वो मैदान में उतरा नहीं है, सिर्फ अपनी योजना से 1/4 हिस्सा 35,000 करोड़ रुपए में दुनिया के अलग अलग जो कंपनियां हैं, जो अलग अलग निवेशक हैं, उनको बेच दिया। यानी अब आपके जो आज अदरक 35 रुपए किलो खरीद के कोल्ड स्टोरेज में रखा है, अभी जिसकी फसल ताजी ताजी आई है, जो आलू अभी अभी आ रहा है, वो आज 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए में किसान को मिलेगा, तो 3 महीने बाद उसकी कीमत क्या होगी? अब ये बाजार तय नहीं करेगा, उसे तय कौन करेगा? वो निवेशक जिसने अंबानी के साथ पैसा लगाया है, वो स्वीडन का आदमी, वो अमेरिका का व्यापारी, वो इंग्लैंड का इन्वेस्टर। अब वो तय करेगा कि आपको किस भाव में सामान देना है, किस भाव में चीजें बेचनी है।
तो अंबानी साहब ने अभी अपनी योजना ही बेचकर 35,000 करोड़ रुपए में अपना एक चौथाई हिस्सा, लगभग एक चौथाई हिस्सा उन्होंने विदेशी कंपनियों को दे दिया। यानी अब हमारे बाजार में क्या भाव होगा इसको विदेशी इन्वेस्टर तय करेगा। ये इसका सीधा सा संदेश है। मैंने कहीं बात घुमा फिरा के नहीं बोली और मैंने बहुत साफ आपको कहा है, और इसमें कोई कहीं भी मैंने आपको आंकड़े देने में कोई गड़बड़ी भी नहीं की है। तो क्या ये अच्छा है? एक संस्था होती थी MRTP, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन, MRTPC। ये इंदिरा जी ने बनाई थी उनके ज़माने में। वो इसलिए बनाई थी, तब ये तो थे नहीं, तब टाटा बिरला वगैरह, टाटा बिरला, डालमिया, मोदी, ये सब लोग टारगेट पर थे। और ये इसलिए बनाई थी कि अपने पूंजी के बल पर, अपने बेहिसाब पूंजी के बल पर कोई एक घराना सारे उद्योगों में, सारे व्यापार में एकाधिकार ना कर ले, क्योंकि एकाधिकार हमेशा खराब होता है। कैसे? सरकारी BSNL का वो जो बैंडविड्थ है BSNL के पास थी ना, BSNL ही तो प्रोवाइड करता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसी की नीलामी होती है। अपना बैंडविड्थ नीलाम करके, यानी कि जो बैंडविड्थ है जिस पर आप और हम, जिन तरंगों पर आप और हम बात कर रहे हैं, ये सरकार की, BSNL सरकारी, उसको नीलाम कर दिया सरकारी प्लेटफॉर्म पर। और ये अच्छी बात है, ये देश की सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। नीलाम कर दिया, अब वही बेहिसाब पूंजी आ गई, तो सबसे बड़ा हिस्सेदार उसको खरीद के जियो हो गया। नया ही ब्रांड चला दिया है। अब बच्चे उनको स्टेब्लिश करने थे, ये हर घराने में होता है, उन्होंने भी यही काम किया, जियो का काम अपने बच्चों को दे दिया। अब वो बच्चे उनके, वो तो बाप और दादा से आगे निकल रहे हैं। जो आपको शुरू में सेवा मुफ्त में दी गई थी, आपको आदत डालने के लिए कि आप जियो के बगैर आपको चैन ना आए, हर 10 मिनट में आप अपना फोन ऐसे स्लाइड करके जरूर देखते हैं क्या आया, मैसेज में क्या आया, व्हाट्सएप पे क्या आया, फेसबुक पे क्या आया, वो देखते हैं ना आप। तो आपको आदत डल गई। अब उसका 499 रुपये मिनिमम उसका रेट हो गया। वो जो मुफ्त में चीज़ आपको दी थी, वो 1 साल के अंदर 499 रुपये मुफ्त में हो गया, मतलब मिनिमम हो गया, कम से कम हो गया। तो याद रखिए, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अंग्रेज आए थे ना, मैं बहुत छोटा था, 7 साल 8 साल की उम्र मुझे याद है। मैं उस वक्त उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, अपने पिता की वहाँ नौकरी थी, रिहेबिलिटेशन में वहाँ था। तो वहाँ ब्रुक बॉन्ड की लाल रंग की चमकदार गाड़ियाँ आती थी, ब्रुक बॉन्ड कंपनी की चाय वाली, और वो चाय का जो छोटे छोटे पैकेट थे वो तो देती थी फ्री में, और बच्चों को देती थी एक लाल रंग का प्लास्टिक का चश्मा। वो मैंने भी लिया, और मैं जिद करता था कि नहीं साहब ये, तो एक डब्बा खरीदने पे वो एक चश्मा मिलता था। घर में 3 बच्चे हैं, तो तीनों को के लिए एक एक डब्बा घर वालों को खरीदना भी पड़ता था, और वो और एक साथ में फ्री मिलता था। चाय का सैंपल तो जो भी जाए, 1 चाय 2 चाय 3 चाय पी ले वहाँ अंग्रेजों ने, वो हमारी चाय उसी को प्रोसेस करके अंग्रेजों ने, और हमको चाय की आदत डाल दी। अब आज क्या हम चाय के बगैर रह सकते हैं? ये उदाहरण दे रहा हूँ। ये चाय इस देश में पॉपुलर हुई, ये मेरे देखते देखते हुई है। मैं बहुत छोटा था, लेकिन चीज़ें याद रखता हूँ, याद रहती हैं। जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको मेरी बात याद आ जाएगी। तो ऐसे ही अंबानी साहब ने किया। अब भाई, सरकारी ही चीज़ों का उपयोग करें। प्रधानमंत्री से आपकी गहरी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, आपकी भी बहुत गहरी दोस्ती है, और मैंने तो फोटो में देखा है। मैं इसको गलत भी नहीं मानता, इसको अन्यथा भी ना ले, लेकिन प्रधानमंत्री जब एक 3 लोगों की फोटो में एक हाथ मिसेस अंबानी का हाथ पकड़े हुए, दूसरे हाथ से मुकेश अंबानी का हाथ पकड़े हुए, तो ऐसा लगता है कहीं कि आप उनका हित सोच रहे हैं। सोचते रहिए भाई, मगर इस देश को ये एकाधिकार, जो मैं जहां बात कर रहा था, MRTP, कम से कम MRTPC को तो एक्टिवेट करिए। वो संस्था क्या कर रही है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक और संस्था है, वो संस्था क्या कर रही है? अगर आप
व्यापारियों में स्पर्धा ही नहीं कराएंगे, उनमें कंपटीशन ही नहीं कराएंगे, तो मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा। यही हो गया, ऐसी कोयले में हो गया। आज सारा इधर का अपनी अपनी कोयले की खदानें सब एक एक करके आपने खराब कर दी, मगर वो सिक हो गई, या आपके अंदाजे गलत थे, या अंदाजे गलत कर दिए गए, बता दिए गए, आंकड़े आ गए, तो अब हम ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे, वो अडानी साहब लाएंगे। तो ये मैं किसी गौतम अडानी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा उनसे क्या लेना देना, लेकिन ये अच्छा लक्षण नहीं है। हमारे संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है कि यह देश एक समाजवादी देश है। तो समाजवादी देश में पूंजीवाद को इस तरह से, वो भी चंद घरानों को अपनी चॉइस के, और व्यापारी भी है, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनको तो शायद नीतियां भी तब पता लगती हैं जब दूसरे घराने उसकी तैयारी कर चुके होते हैं। अंबानी हो, अडानी हो, मोदी जी की पसंद के दूसरे लोग हों, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। 73% एक घराने की तब बढ़ गई जब देश 23% नीचे गया। ये बहुत खराब लक्षण है। इस लक्षण पर विचार करिए, विश्लेषण करिए। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिए, इस पर कमेंट भी दीजिए, और सुनिए, खराब भी लगी हो, मेरी बात में आपको कोई गलती लगी हो तो कमेंट करिए ना, तभी तो वाद विवाद होगा, तभी तो मैं जहां गलत होऊंगा मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस परिचर्चा से जुड़िए, इस परिचर्चा को अपने और मित्रों को आगे भेजिए, तभी कोई इस पर निष्कर्ष, क्योंकि इस पर बहस होनी जरूरी है, पूरे देश में ये बात जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो लगा मैंने आपसे शेयर किया। आपका बहुत बहुत आभार।